मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और जो बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में थे, ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो या मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो। दूसरी बात, आज हम बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करना चाहेंगे जो हमारे बेसिक लेवल से थोड़े से हायर लेवल में हैं क्वेश्चन, और इसके साथ साथ हम जो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल हमारा जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में, उसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, ठीक है। देखिए, हमने अलजेब्रिक फॉर्मेट में पढ़ा था कि हम क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल को कैसे करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में यानी कि क्वोशिएंट रूल और जो हमारा प्रोडक्ट रूल है उसका रोल क्या रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या रोल है इनका, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा यहाँ पे, और डिफरेंशिएट मेरे को यहाँ पे करना है। देखिए, डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मेरे को दिया है y इक्वल टू cos x डिग्री, यहां पे मेरा क्वेश्चन है cos x डिग्री। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बात को हमें यहां पे ध्यान रखना है, जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे हमें x वेरिएबल मिल रहा है। ये x वेरिएबल है, ये डिग्री के रूप में दिया हुआ है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस डिग्री से और रेडियन में इसको कन्वर्ट करना होगा ताकि आपका x वेरिएबल है वो अच्छी तरह से कंप्लीटली हमें मिल जाए। यहाँ पे डिग्री के फॉर्मेट में है तो हम इसको पहले चेंज कर ले। ये x डिग्री हमारे पास है, इस x डिग्री को मैं रेडियन में चेंज कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, हमने 11th क्लास में सीखा था ये कि जो हमारे पास पाई रेडियन होता है, पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता था। तो हमारे पास x डिग्री है, हम 1 डिग्री की वैल्यू जब निकालेंगे यहां से 1 डिग्री की वैल्यू, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है नहीं। 1 डिग्री की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी पाई अपॉन में 180 रेडियन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमें x डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए, 1 डिग्री आपका ये होता है और आपको x डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप x से गुणा कर दीजिए। मोटी सी बात आप याद रख सकते हो कि यदि हमें किसी भी डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो हमें पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देना है उस वैल्यू को। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉस x है तो x की जगह में मैं लिख देता हूं x मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। अब ये आपका किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। अब हम यहां से डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि x पार्टिकुलर वैल्यू एक वेरिएबल के रूप में बन चुकी है। यहाँ पे जो x था वो डिग्री के रूप में था, ठीक है नहीं। हमने ये पार्टिकुलर वैल्यू x वेरिएबल के रूप में चेंज क्यों किया है, इसकी वजह मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि हम डेरिवेटिव जो करते हैं वो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, हम x डिग्री के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसलिए हमने डिग्री से इसको रेडियन में चेंज किया ताकि ये केवल x बन जाए यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलता है, देन वी गेट, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो y का डेरिवेटिव जब हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx मिल जाएगा हमें, ठीक है। और cos, और ये अब आपका हो गया एंगल, तो cos और थीटा मान लीजिए, या cos x। हम पीछे ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, जैसे कि आपको डेरिवेटिव करना हो cos x का, cos x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन, और जो एंगल है वो यहाँ पे एज इट इज,
अगर x है तो x आएगा एंगल, अगर y हो तो y आ जाएगा एंगल, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई फिर एंगल का डेरिवेटिव भी यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई करके 1, क्योंकि x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन के आया, देखो कोस का तो हो जाएगा माइनस का साइन, अगर यहाँ पे कोस की पावर 1 ना होके और 1/2 होती, जैसे यहाँ 1/2 पावर होती यहाँ पे, तो अब कैसे करते हैं, तो इसका करने का तरीका फिर यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता। पहले हम पावर के लिए सोल्व करते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ मैं जो 1/2 है इसको आगे लेके आऊंगा, फिर 1/2 को आगे लेके आऊंगा और फिर पावर को कम करके लिखूंगा, एक पावर कम करूंगा, उसके बाद फिर बेस का नंबर आएगा यानी कोस का नंबर आएगा। तो यहां पे उस तरह होता, अगर ये 1/2 होगा तो नहीं है तो हमारे पास पावर यहाँ के लिए 1 है और अकेली 1 पावर है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे। अब यहाँ पे कोस का हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल जैसा है वैसा का वैसा लिखना है आपको, जैसा एंगल है वैसा का वैसा लिखिए। यहाँ पे बताया था x की जगह पे x रहेगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर इसके बाद इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई बाई करके और एंगल का डेरिवेटिव कर दीजिए। एंगल का करेंगे तो यहाँ एंगल क्या है, देखिए x गुणा में पाई अपॉन में 180, तो पाई अपॉन 180 तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के साथ क्या है मल्टीप्लाई में वेरिएबल x है, तो यहाँ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसका 0 नहीं होगा, और मल्टीप्लाई बाई x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाए। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस साइन पाई x अपॉन 180, ये एंगल में है आपके पास, और गुणा में पाई अपॉन में 180, ठीक है। इस तरह से आराम से करना है। क्वेश्चन तो आपको छोटा दिखाई देता है, लेकिन सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे हमें छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x डिग्री के रूप में दिया है, और बहुत से बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, माइनस साइन x डिग्री हो जाएगा, वहां पे हमें थोड़ी सी गलती वहां पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बिल्कुल थोड़ा सा हम अलग लेवल पढ़ेंगे यहाँ पे भी। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए यदि मेरे को fx दिया हुआ हो, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस साइन x, मॉड ऑफ cos x माइनस साइन x, और मेरे को यहां फाइंड आउट करना है f डैश x, ठीक है, ये निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6, यानी x का मान क्या लेना है, मेरे को पाई बाई 6 रखना है। x की वैल्यू पाई बाई 6 लेते हुए हमें इसका सॉल्यूशन करना है और f डैश x निकालना है, ठीक है। f डैश x मेरे को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये बात है कि हमारे पास मोड ऑफ x है, जो हम क्लास 11वीं में पढ़ के आए हैं, मोड ऑफ x है, या फिर अपने पास मोड ऑफ x माइनस 2 है, या फिर मोड ऑफ 2x माइनस 3 है। इट मीन्स ये हुआ कि मोड ऑफ ax प्लस b, यानी कि अगर कभी भी मोड के अंदर लीनियर फॉर्मेट मिले हमें, या मोड के अंदर हमें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट मिले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी हमें फॉर्मेट मिलता हो चाहे क्यूबिक हो, तो इन सभी की जो आउटपुट होगी, क्योंकि मोड है, मोड का मतलब यहां से एक मॉडुलस फंक्शंस के बारे में डिटेल बनती है, और मॉडुलस फंक्शन होता है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स बोलते हैं, और जिसकी रेंज होती है वो हमारे पास होती है पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर। यानी कि इसका जो आउटपुट होगा, इसकी जो डोमेन होगी, हम x की जगह पे ऑल रियल नंबर्स यहाँ पुट कर सकते हैं, या x की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, यहां से आपको ना डिफाइन आंसर मिलेगा, ठीक है। और जो डिफाइन आंसर मिलता है वो हमारी रेंज होती है। तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो हमें क्या मिलेगी, रेंज हमारी ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन वो पॉजिटिव वाली होती है, रियल नंबर विद पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोड होता है उसकी वैल्यू हमेशा कैसे मिलती है, हमें पॉजिटिव मिलती है। तो यहाँ पे मैं वही बात बताना चाहूंगा, ये हमारे पास मॉडुलस है,
मॉडुलस फंक्शन ही है, तो इसके अंदर जो वैल्यू बाहर आएगी सोल्व करने के बाद वो वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि वैल्यू तो पॉजिटिव मिल गई हमें, बाहर जो आउटपुट आएगा वो तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि इस मोड को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। फॉर एग्जांपल भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके पास आ जाए 2 का मोड लीजिए आप, तो वो आपका 2 होता है, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का ही। अगर माइनस का 2 आ जाए उसका मोड भी हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का ही लेना पड़ेगा। आपके पास आ जाए माइनस का 5.9, इसका मोड लीजिए तो ये पॉजिटिव का है 5.9, ऐसे। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहां अंदर चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की वैल्यू हो, लेकिन जब मोड को सोल्व करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव माइनस की है लेकिन बाहर कैसा बन गया, प्लस का। ये प्लस का था, बाहर भी प्लस का ही है। तो आपको एक बात और देखनी होती है कि जो मॉडुलस है उसके अंदर वाली जो टर्म है वो कैसी है। अब ये मॉडुलस है, इसके अंदर वाली टर्म तो ये cos x माइनस sin x है, हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा कि ये जो cos x माइनस में sin x है ये कैसी वैल्यू है। ये वैल्यू हमारे पास कहां कहां पे पॉजिटिव देती है हमें आउटपुट, और कहां कहां पे ये वैल्यू नेगेटिव आउटपुट देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो हमारे पास cos x और sin x होते हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर, देखिए cos 0 की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझिए, cos 0 की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे मैं अगर 0 डिग्री एंगल रखूंगा तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2 यानी 0.8 के लगभग होता है, और sin 30 होता है 1/2 यानी 0.5। तो 0.8 में से 0.8 में से हम लेस करेंगे 0.5 तो अभी पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह से मैं π/4 रखूंगा तो π/4 पे तो दोनों माइनस में तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो आगे 60 डिग्री भी, अब 60 डिग्री यहां पुट करता हूं तो cos 60 तो कितना हो जाता है 1/2 और sin 60 √3/2 यानी sin 60 का मतलब होता है √3/2 0.8 के करीब, और ये हो जाएगा cos 60 यानी कि 0.5। इट मीन्स ये 0.5 हो गया और माइनस में 0.8, तो वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, नेगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ मेरा, यदि मैं x का मान यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं x का मान यहाँ पे 0 रखता हूं तो मेरे को आउटपुट मिलता है पॉजिटिव का यहाँ पे, ठीक है, यहां से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ x की जगह पे रखता हूं π/6 यानी 30 डिग्री, तो भी मेरे को कैसी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं x का मान π/4 रखता हूं तो मेरे को कैसी वैल्यू मिलेगी, यहाँ 0 मिलेगी। अगर मैं x का मान यहाँ पे π/3 रख लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं x का मान 90 डिग्री रखता हूं तो भी कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि यदि मैं x का मान ध्यान से देखिए, यदि मैं x का मान 0 से लेके और π/4 तक लेता हूं तो मेरे पास fx होता है वो पॉजिटिव होता है, और जैसे ही मैं x का मान π/4 से लेके और 90 डिग्री तक रखता हूं तो वहां पे मेरे पास fx कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आप यहाँ π/2 को ओपन क्लोज में भी ले सकते हैं, क्योंकि π/2 के ऊपर यानी कि π/2 रखेंगे तो cos π/2 तो 0 और sin π/2 1, तो 0 - 1 नेगेटिव मिलेगा। तो आप इसको चाहे इस तरह से यानी कि इसको क्लोज में भी ले सकते हो, और यहाँ पे अगर आप 0 को रखोगे तो यहाँ पे cos 0 तो 1 हो गया और sin 0 0, तो इसको भी आप यहाँ पे क्लोज में ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 बातें लिख रहा हूं, इन दोनों को ध्यान से समझिए। और अब आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो x का मान है वो π/6 है। जब x का मान π/6 है तो π/6 के ऊपर हमारे पास कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है x की। अगर x की π/6 लेते हैं तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, यानी cos x माइनस sin x की जो वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखिए बच्चों, एट x = π/6 हमें fx क्या मिलेगा,
पॉजिटिव मिलेगा, यानी cos x माइनस में sin x मिल जाएगा हमें। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव करें तो f डैश x बराबर cos x का तो सीधा फॉर्मूला हो गया हमारे पास, cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है माइनस sin x, ठीक है, ये माइनस सेम और sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x, ठीक है। अब हमें वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, पाई बाई 6, तो यहाँ पे आप लिखिए f डैश पाई बाई 6 इक्वल टू, यानी x की जगह पे आपको पुट करना है पाई बाई 6 बराबर माइनस का साइन पाई बाई 6 और माइनस का cos पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे cos 30 कितना हो गया √3/2 हो जाएगा, तो ये √3/2 हो गया, ठीक है। दोनों में से आप माइनस का 1/2 तो कॉमन ले सकते हो और ये बच जाएगा 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने x का मान पाई बाई 6 लिया तो आपको इस तरह करना होगा। अगर आपके पास आ जाए कि आपको पाई बाई 6 की जगह पे हमें सोल्व करना हो एट x इक्वल टू पाई बाई 3, तो फिर आप कैसे करोगे, पाई बाई 3 के ऊपर ये देखिए कि cos x माइनस sin x कैसा आउटपुट देगा हमें, cos x माइनस sin x पाई बाई 3 पे कैसा आउटपुट देगा नेगेटिव का, तो फिर आपका ये जो fx है ना ये चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा नेगेटिव का बन जाएगा और cos x माइनस में sin x। पाई बाई 3 के ऊपर ये फंक्शन है, अंदर वाला ये नेगेटिव है, तो हमें फंक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस आगे लेना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम माइनस आगे ले लेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मैंने 2 क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे अलग लिए हैं। अब मैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पे चलता हूं, डिस्कस करना चाहूंगा इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन के बारे में, देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा कि y हमारे पास है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 1/x। देखिए प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे यहां पे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो प्रोडक्ट रूल होता है वो किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, किन किन हालातों में, हमें पता कैसे लगेगा यहां प्रोडक्ट रूल यूज किया जाएगा किस किस सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन तो ये होगी जब कभी भी 2 वेरिएबल आपको मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक में हो चाहे वो अलजेब्रिक में हो। पहली सिचुएशन आपकी प्रोडक्ट रूल की ये होती है कि जब भी आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल when 2 variables becomes when 2 variable become with multiply जब कभी भी 2 वेरिएबल हमारे पास आते हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तब आपको प्रोडक्ट रूल, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आता हो x गुणा में y, x गुणा में y इस तरह से आता हो तो यहां प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये होती है हमारे पास कि यदि हमारे पास कोई 2 अलग अलग वैल्यूज हैं और उनकी पावर्स रेडिकल में हो या पावर ऐसी दे रखी हो जिसको हम सोल्व नहीं कर सके, हायर पावर दी हुई हो और दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है नहीं, टर्म्स बिकम्स विद हायर पावर। जब हायर पावर में हमें मिलती है या फ्रैक्शन में मिले हमें, जब आपको कभी भी टर्म्स में हायर पावर हो या फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन या रेडिकल में हो, उन हालातों में भी आपको यहां पे यूज करना होता है। मल्टीप्लीकेशन तो होना ही चाहिए वहां पे दोनों वैल्यूज का, जैसे कि आपके पास ये आ जाए x टू दी पावर या x + 1 टू दी पावर 10 आ जाए,
ठीक है। और गुणा में मान लीजिए आपके पास आ जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं x प्लस 2 आ जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो x प्लस 1 की पावर 10 है, ये हायर पावर में आ रहा है, तो हायर पावर में तो इतनी बड़ी पावर को हम सोल्व तो कर नहीं सकते, बाइनोमियल लगाएंगे तो और भी बड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। b से मल्टीप्लाई का तो साइन मिलेगा ही मिलेगा, और इसको u मान लेंगे और इसको v मान के सोल्व कर लेते। या फिर ऐसे मिल जाए आपको कि 2x प्लस में 9 होल पावर 1/6 और गुणा में x की पावर 2, इसका करना हो हमें डेरिवेटिव। तो यहां पे भी हमें कैसा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पावर कैसी आ गई, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में पावर है तो हम उसके गुणा नहीं कर सकते, आपस में गुणा नहीं कर सकते, तो प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। ये तो आपके पास बेसिक वे में अलजेब्रिक तौर पे है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक तौर पे अगर बताना चाहूं तो पहले आपको किस हालात में देखना पड़ेगा, जब कभी भी आपके पास कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज मल्टीप्लाई में आती हो, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मल्टीप्लाई ईच अदर, ठीक है। अगर कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हैं तो हम वहां प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हेन two trigonometric functions becomes with multiply, यानी कि कभी भी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो sin x की गुणा tan x के साथ हो, cos x की गुणा हम sin x के साथ। अगर पहले कोई सिंप्लीफाई है तो वो पहले कर सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल का यूज करें। जैसे आपके पास आ जाए कोट x और मल्टीप्लाई बाय हमें करना है यहां पे कोस x, ये आ जाए, और इनका डेरिवेटिव करिए, कोस x और कोट x, इन दोनों का डेरिवेटिव करना है। तो एक तो आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, दूसरा अगर आप चाहो तो इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा, जैसे कोट x को मैं लिख देता हूं कोस x डिवाइड बाई साइन x, और फिर उसके बाद कोई आपके पास फॉर्मूला है तो वो लगाइए। तो दो तरीकों से हो सकता है ये क्वेश्चन। तो मतलब आप ध्यान रखिए, जब भी कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मल्टीप्लाई में है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना ही होगा। इसके अलावा ऐसे आ जाए सीकेंट x गुणा में साइन x आ जाए जैसे, ठीक है कि नहीं, सेकेंड x के साथ कोट x आ जाए गुणा में, या स्क्वायर में भी मिल सकते हैं, जैसे आपके पास आ जाए कोसिकेंट स्क्वायर x गुणा में tan x, ऐसे। तो ये भी आपको प्रोडक्ट रूल से ही करना होगा, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और लास्ट फॉर्मेट में बताना चाहूंगा फोर्थ तरीका आपको ये करना है, जब किसी भी अलजेब्रिक के साथ अलजेब्रिक टर्म की मल्टीप्लाई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आती हो, अगर अलजेब्रिक की मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आती हो तो उस हालात में आपको 100% प्रोडक्ट रूल यूज करना होता है। अलजेब्रिक चाहे कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे कुछ भी हो, वहां पे आपको देखना ही नहीं कि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या दे रखे हैं। जैसे आपके पास आ जाए x गुणा में tan x, y गुणा में cos x, ठीक है, ये भी वेरिएबल लेते हैं हम y को भी, तो यहां पे ध्यान रखो। इस तरह आ जाए cos स्क्वायर x गुणा में x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, कोट स्क्वायर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मेट हैं ये आपके इसी में मैच करेंगे। अलजेब्रिक की मल्टीप्लाई कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ हो तो प्रोडक्ट रूल लगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है, ये हमारे पास अलजेब्रिक है और यहाँ पे साइन ऑफ 1/x ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले लिख के दिखाएं, वी नो दैट, पहले लिख के जरूर दिखाएं, वी नो दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u इंटू v, ये होता किसके बराबर है, u सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v प्लस v सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u। यानी कि आपको दो वैल्यूज लेनी है, एक u और दूसरा v।
एक का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे का सेम लिखिए, फिर जो आपके पास बचा हुआ है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, एक को सेम लिख दीजिए। अल्टरनेटली होते हैं, एक टर्म सेम दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरी टर्म सेम फिर पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहां पे इसको हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और डेरिवेटिव मैं इसका करना चाहूंगा, तो सबसे पहले देखो इसकी पावर को, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन का तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हमारा कोस, एंगल आपका सेम रहेगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा, 1/x है तो 1/x, गुणा में साइन का हो गया और एंगल सेम। अब 1/x का डेरिवेटिव करेंगे हम। देखिए 1/x का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो मैं बताना चाहूंगा 1/x का कैसे करते हैं डेरिवेटिव। एक दिन मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर कांस्टेंट टर्म के अपोन में वेरिएबल की टर्म आती हो, जैसे 1 के अपोन में x है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें पहले x को न्यूमरेटर में लेके आना है। कांस्टेंट के अपोन में वेरिएबल आता हो तो पहले उस वेरिएबल को हटा के न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब डेरिवेटिव कर देंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर को आगे ले आएंगे, पहले -1 आगे हो जाएगा, और बिल्कुल सेम टू सेम लिखिए, एक पावर कम करिए, तो ये -x की पावर -2 हो गया, यानी -1 अपोन में x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -1 अपोन में x²। इसके बारे में स्टूडेंट्स आगे हम v को सेम लिखेंगे, यानी sin 1/x को एज इट इज, और इसके बाद में x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक क्वेश्चन, खुद करके देखिए आप। क्वेश्चन लिखिए, sin टू दी पावर m अल्फा x cos टू दी पावर n और बीटा x, ये अगर y के बराबर हो तो इसका डेरिवेटिव करिए, क्या होगा, करो शाबाश। हाँ तो बेटा देखिए यहां पे हमारे पास इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो एक को u मान लेंगे और दूसरे को v मान लेंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए इसका डेरिवेटिव मैं बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ही, प्रोडक्ट रूल में एक टर्म को u मान लेते हैं, दूसरी टर्म को v मानेंगे, यानी इसको u मान लूंगा मैं, इसको v मान लूंगा, तो u सेम रहेगा, y का तो dy/dx बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा sin टू दी पावर m और अल्फा x, ये तो सेम हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो पहले डेरिवेटिव करते समय पावर को देखना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पावर है हमारी n, तो पहले पावर को आगे ले आएंगे, n को आगे ले आओ, और फिर जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए, cos बीटा x, और पावर n है, n में से कम कर दीजिए तो उसकी पावर n-1 हो जाएगी, यानी cos की पावर n-1 है, और ये बीटा x है, ये एंगल में है। ठीक है, अब हम करेंगे इस बेस का, यानी cos का कर देंगे, तो cos का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे इसके साथ में माइनस का साइन, और एंगल जैसा है वैसा का वैसा लिखिए, गुणा में फिर एंगल का कर दो, बीटा एक्स का कर देंगे डेरिवेटिव, तो बीटा आ जाएगा, क्योंकि एक्स का तो 1 हो गया और बीटा एक्स है तो बी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग u हमने सेम लिखा, v का डेरिवेटिव किया।
यानी साइन की पावर m अल्फा x ये सेम लिखा है और इसका डेरिवेटिव किया तो हम n को आगे लेके आएंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, एक पावर कम कर दी हमने, फिर एंगल वैसे का वैसा रहेगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं करना है। अब कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एंगल फिर वहां पे सेम रहेगा और फिर लास्ट में एंगल का करना है, प्लस आगे में अब की बार ये सेम लिखना है, यानी कोस टू दी पावर n बीटा h ये सेम लिख दो। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसी तरीके से पहले पावर को आगे लेके आओ, m आगे आ जाएगा और यहां पे जैसा है वैसा का वैसा लिखिए, m और अल्फा h पावर में से एक कम कर देंगे, फिर साइन का कर देंगे, साइन का करेंगे तो कोस अल्फा h और फिर एंगल का करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से सुनो बेटा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सेम लिखूंगा कोस की पावर n बीटा x को और फिर पावर को आगे लेके आऊंगा तो m तो आगे आ गया, एक पावर कम करके लिख दी मैंने और यहाँ पे साइन का हो जाएगा कोस अल्फा x और अल्फा x का हो जाएगा अल्फा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज किया है ये, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों देखिए, कुछ कॉमन अगर मिलता है तो कॉमन लेके लिख दीजिए, अगर कॉमन नहीं है तो जैसा है वैसा का वैसा हमें लिखना पड़ेगा। अगर कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन लेके हम लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर साइन की पावर m है, यहाँ पर हमारे पास साइन बीटा x है, ये ध्यान रखें। एंगल का हमें जरूर ध्यान रखना है, यहाँ साइन की पावर m है और अल्फा x है, यहाँ साइन की पावर m माइनस 1 और अल्फा x, तो सेम एंगल वाले टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी अल्फा x, यहाँ भी अल्फा x है, यहाँ साइन की पावर m माइनस 1, यहाँ साइन की पावर m, तो जो छोटी पावर है उसको कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे साइन टू दी पावर m माइनस 1 अल्फा x ये हमारा कॉमन आ गया। अब आ जाओ कोस पे, यहां कोस की पावर n माइनस 1 और बीटा x है, यहां पे भी बीटा x है, यहां पे भी बीटा x है, तो एंगल तो सेम हो गया, सेम एंगल होगा, उन्हीं को कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहां भी बीटा x, यहां भी बीटा x, अब पावर यहां पे n माइनस 1, यहां पावर n है, तो छोटी पावर को कॉमन लीजिए, यानी कोस n माइनस 1 और बीटा x। अब आपके पास जो बच गया वो लिख सकते हैं, और अगर कुछ कॉमन है तो भी देख लीजिए, शायद और कुछ कॉमन हमारे पास नहीं बचा है। तो क्या क्या पीछे रह गया देखो, एक तो ये बीटा और एक ये n, तो ये बीटा n तो सेम लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन बीटा x भी सेम है, क्योंकि हमने साइन बीटा x को तो कॉमन लिया ही नहीं हमने, तो ये माइनस का है और साइन बीटा x, साइन बीटा x ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहां आ जाओ, यहां पावर m है, लेकिन हमने पावर कितनी ली थी m माइनस 1, तो एक पावर यहां पे हमारे पास बची हुई है। ये जो m पावर है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दो जगह पे, m माइनस 1 और 1, जब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा। तो ए बी से एक पावर मेरे पास बाकी है साइन अल्फा x। ठीक है, अब आगे यहां आ जाओ, इसमें क्या आपके पास बच गया, ये अल्फा बच गया और m बच गया, तो अल्फा और m बच जाएगा। इसके बाद कोस अल्फा x है, वो भी मैंने नहीं लिया, तो वो भी एज इट इज आ जाएगा कोस अल्फा x। इसके बाद में साइन की पावर m माइनस 1, ये तो मैंने कॉमन ले लिया है, कोस की पावर n और बीटा x, लेकिन कॉमन क्या लिया हमने, कोस की पावर n माइनस 1, तो यहां पे भी एक पावर बच जाएगी कोस बीटा x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रूल में। अब प्यारे बच्चों, लास्ट जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल और बता देता हूं, क्वोशंट रूल में मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपको जब भी क्वोशंट रूल मीन्स फ्रैक्शन में, यानी कि जब भिन्न में आपको कोई क्वेश्चन मिलता हो और डेरिवेटिव का हो, जब आपको भिन्न में कोई क्वेश्चन करना है और डेरिवेटिव का है, वहां पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हमें वेरिएबल मिलता है तो ही हमें क्वोशंट रूल या ये
डिवाइड वाला जो नियम है उसको यूज करना होता है। उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल का होना जरूरी है। जैसे आपके पास x अपॉन वाई आ जाए, x अपॉन वाई आ जाए या x अपॉन वाई स्क्वायर आ जाए, इस तरह के हालात में भी आप क्वोशेंट रूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वोशेंट रूल को आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में यूज करना चाहेंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्वोशेंट रूल को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में मैं बताना चाहूंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में क्वोशेंट रूल को लगाने से पहले हमें उसको सिंपलीफाई करना होता है। सिंपलीफाई का मतलब थोड़ा उसको सोल्व करिए। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई सेकेंड एक्स प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन y के इक्वल टू, आप देखिए यहां पे हमने ये तो देख लिया कि ये डिवाइड में है और भिन्न में भी है और दोनों में वेरिएबल भी आया हुआ है x। तो इस चीज को देख के हमने ये तो निश्चय कर लिया कि यहाँ क्वोशेंट रूल लगना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ इतना भी देखिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख ले। कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको कुछ कैलकुलेशन करके देख ले ताकि कट पिट के कुछ छोटा हो जाए। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट के अंदर इस सेकेंड एक्स को मैं लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेकेंड एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कोस एक्स। तो सेकेंड एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस एक्स, और माइनस ये 1 है तो 1 बाई 1 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 1 अपॉन में कोस एक्स और प्लस 1 बाई 1। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां इन दोनों में आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए cos x और 1, तो इन दोनों में एलसीएम लेते हैं तो cos x हमारा एलसीएम आ जाएगा। cos x से cos x कैंसिल हो गया, केवल 1 बच गया यहाँ पे तो माइनस। अब cos x को फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो cos x आएगा, 1 की गुणा करेंगे तो cos x ही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हुआ। डिनोमिनेटर का करते हैं तो डिवाइड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास cos x आ जाएगा। अब cos x से cos x कैंसिल और ये आ गया 1 प्लस में cos x। ठीक है, और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे। अब इस cos x से ये cos x कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस में cos x डिवाइड बाई 1 प्लस में cos x। तो यहां पे अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 माइनस में cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x आया है, इसका हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है। अब आपको यहाँ पे क्वोशेंट रूल नहीं लगाना अभी से, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, छोटा बनाओ। तो 1 माइनस cos x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2। अगर बीच में प्लस आ जाए 1 प्लस cos x तो वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ x बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ यूज करेंगे, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x की जगह पे। 1 माइनस cos x का होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x बाई 2। ऐसे ही नीचे 1 प्लस cos x है तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हो गया, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, tan स्क्वायर x बाई 2। क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 और इसका रूट हो जाएगा x बाई 2, एंगल आपके पास x बाई 2, ये y के बराबर हो गया। ठीक है, tan स्क्वायर x बाई 2 है तो स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो tan x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको मोड के अंदर भी लिख सकते हैं और फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो tan का तो हो जाए। अब डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे हम, अब तक हमने क्या किया था, केवल सिंप्लीफाई किया था, डेरिवेटिव नहीं किया, सिंप्लीफाई किया था। अब डेरिवेटिव करेंगे हम यहाँ पे, तो tan का तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, tan का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, tan x का हमें याद होना चाहिए, डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर और एंगल वैसा का वैसा, ये बात दिमाग में रखिए, एंगल में कोई बदलाव कभी नहीं होगा।
तो यहाँ पे x बाई 2 है तो x बाई 2 ही आ जाएगा। और इसके बाद tan का हो गया, एंगल का आप इसका कर दो, x बाई 2 का करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है सेम, और x का 1 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ गया सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 गुणा में 1 बाई 2। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्यूशन करने हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्वोशेंट रूल लगाएंगे हम, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ पहुंच गए, बहुत आसान बन गया। यहाँ tan स्क्वायर x बाई 2 है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट्स में भी हमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वोशेंट रूल अगर हमें लगाना होता तो हम क्वोशेंट रूल u अपॉन v को हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से एक मैं पार्ट और बताना चाहूंगा आपको। देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x प्लस sin x। देखिए बच्चों, ये अपने पास जो गिवन में है ये क्लास 11th में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपको कभी भी cos x और sin x के प्योर cos x और sin x के बीच रिलेशन मिलता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम वहां पे cos x से डिवाइड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी यहां cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, इस तरह का अगर हमें फॉर्मेट मिले, इस तरह का, ये आपको बहुत सी जगह पे देखने को मिलेगा। अगर आप आगे चलेंगे इंटीग्रेशन में जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर, और डिफरेंशिएशन में भी है, तो ये तरीका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसमें आपको करना क्या होता है, cos x से भाग करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई cos x ऑन बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ cos x को cos x से भाग करेंगे तो 1, sin x को cos x से करते हैं तो tan x हो गया, और डिवाइड बाई cos x को cos x से करने पे 1, और sin x को cos x से करेंगे तो tan x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको क्वोशेंट रूल लगाने से पहले वहां कुछ देखिए कि सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई करके देखो ज्यादा से ज्यादा उसको, ताकि छोटा हो जाए कुछ हो। अब ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आता है आपका। देखिए यहाँ 1 माइनस में tan x डिवाइड बाई 1 प्लस में tan x। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, tan 45 प्लस x। 45 डिग्री है ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो रेडियन में, 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, और ये प्लस में x, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर माइनस है ऊपर तो यहाँ पे भी आपका माइनस होगा, ये गलती नहीं करनी है, इस गलती को आपको ध्यान से सही करना है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये बात बताई है। अगर यहाँ माइनस है तो आपके पास माइनस रहेगी, अगर यहाँ न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस रहेगा। दो फॉर्मूले बनते हैं इसके, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का बनेगा, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का बनेगा। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट साइन होंगे आपस में, तो आपका फॉर्मूला ये होगा tan पाई बाई 4 माइनस x। ये फॉर्मूला यहाँ आप यूज करिए, तो हमारे क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x। अब ये रूट भी है इसके ऊपर, रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x, और इस सारे की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, यहां तक तो केवल हमें सिंप्लीफाई करना था। अब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर को देखिए, पावर का सोल्व करिए, तो पावर यानी 1/2 को आगे ले आओ, y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इसका करेंगे तो पहले पावर का आगे लेके आए 1/2 आगे आ गया, और एक पावर कम कर दीजिए, यानी जैसा लिखा है वैसा का वैसा tan पाई बाई 4 माइनस x, और इसकी पावर में से एक कम कर दो तो माइनस का हाफ आ जाएगा, और गुणा में अब बेस का कर दो, बेस का मतलब अंदर इसका कर दो, tan का कर दो। tan का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, अभी भी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, tan x का होता है सीकेंट स्क्वायर,
तो यहाँ पे tan x का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, और एंगल वही रहेगा, एंगल में कोई बदलाव कहीं पे भी नहीं होगा। ये हमने tan का कर दिया। अब इस एंगल की बारी डेरिवेटिव इसका करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। इसका करेंगे तो π/4 का तो 0 हो गया और -x का -1। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, इस -1 को आप यहां गुना कर दीजिए इसके साथ माइनस, और ये पावर नेगेटिव की है तो इसको नीचे लिख सकते हो 1 के अपॉन में लिख दो, पॉजिटिव की बन जाएगी। ये आपका सेकेंड स्क्वायर π/4 -x है। आगे आप इसको थोड़ा सोल्व और कर सकते हो, सेकेंड स्क्वायर को चेंज कर सकते हो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, और tan को भी चेंज कर सकते हो sin अपॉन में कोस। लेकिन यहाँ पावर -12 है, इसको चेंज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें आगे से। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस थे। अगर हमें कहीं पे इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद भी छोटा नहीं होता है और कहीं पे जरूरत पड़ भी जाती है क्वोशेंट रूल की, तो वो क्वोशेंट रूल क्या होता है, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं। क्वोशेंट रूल यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u अपॉन v होता है। यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, उसी को सेम लिखना है, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u माइनस, अब की बार u सेम लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वोशेंट रूल होता है। कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो इसको हम यूज कर सकते हैं। बाकायदा पहले हमें सिंप्लीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।